नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। यूएस की तरफ से निकोलस मदुरो को कैप्चर करने के बाद में ट्रम्प की तरफ से पहली पिक्चर्स रिलीज की गई है निकोलस मदुरो की। आप यहाँ पर देख पाएंगे इस रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स हैं। और ट्रम्प की तरफ से अपने ट्रूथ सोशल मीडिया पोस्ट में एक पिक्चर्स यहाँ पर पोस्ट की है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि निकोलस मदुरो की आंखों में पट्टी बंधी है, कानों में साउंड प्रूफ हेडफोन्स है और हाथ जो है वो हथकड़ी से बंधे हुए हैं। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स मींस ये कंफर्म हो चुका है कि यूएस के पहले स्ट्राइक के बाद में निकोलस मदुरो को यहाँ पर कैप्चर कर लिया गया और ये फिलहाल अभी यूएस की कस्टडी में है, क्योंकि कल के डेट में निकोलस मदुरो को लेकर काफी एआई जो इमेजेस है वो सर्कुलेट की जा रही थी। खैर, निकोलस मदुरो को कैप्चर करने के बाद में अब सबसे बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि वेनेजुएला में कौन रूल करने वाला है। तो इसको लेकर भी ट्रम्प ने यहाँ पर सुनिश्चित कर दिया कि यूएस विल रन वेनेजुएला और ये तब तक रूल करेंगे जब तक वेनेजुएला में एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट ना आ जाए। और ट्रम्प ने यहाँ पे ये भी कहा कि विल रन द कंट्री अंटिल सेफ प्रॉपर एंड जुडिशियस ट्रांजिशन इज पॉसिबल। सो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग डिटेल से बात करने वाले कि ट्रम्प के इस स्टेप के बाद में रशिया, चाइना और यूरोपियन यूनियन की तरफ से क्या रिस्पॉन्स देखने को मिल रहे हैं। इवन कि ट्रम्प के इस स्टेप के बाद में इसे यूएस का गन बोट डिप्लोमेसी भी कहा जा रहा है और कैसे यहाँ पर जो रूल बेस्ड ऑर्डर है इसे यहाँ पर वॉयलेट किया जा रहा है यूएस की तरफ से। सो बात करते शुरुआत से, आपको बताना चाहते हैं कल के डेट में ट्रम्प की तरफ से एक पोस्ट की जाती है अपने सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल में, जिसमें ये इन्फॉर्म किया गया कि यूएस की तरफ से सक्सेसफुली एक लार्ज स्केल स्ट्राइक कैरी आउट किया गया अगेंस्ट वेनेजुएला। और उसमें यह भी लिखा गया कि प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो और इनकी वाइफ को यहां पर कैप्चर कर लिया गया है। और ये घटना तब हमें देखने को मिलता है जब इसके कुछ टाइम पहले यूएस चाइना के जो स्पेशल एनवॉय है मिस्टर कुई जियोकी, ये निकोलस मदुरो से मिलते हैं। चाइना वेनेजुएला भाई भाई की बात की जाती है और इसके जस्ट कुछ घंटे बाद में निकोलस मदुरो को कैप्चर कर लिया जाता है। और जैसे यहाँ पर ट्रम्प की तरफ से ये इन्फॉर्म की जाती है कि निकोलस मदुरो कैप्चर हो चुके हैं, इसके बाद में काफी इमेजेस सर्कुलेट की जाती है जिनमें से काफी एआई जनरेटेड भी इमेज होते हैं। लेकिन फाइनली ट्रम्प की तरफ से कुछ टाइम के बाद में एक पोस्ट की जाती है जिसमें निकोलस मदुरो की आंखें पट्टी बंदी होती है, कान में साउंड प्रूफ हेडफोन्स होते हैं, हाथों में हथकड़ी होती है। और ये जो इमेज है ये यूएस के शिप यूएसएस IWO जीमा का है। लेकिन निकोलस मदुरो को कैप्चर करने से पहले यूएस के तरफ से एक ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व स्टार्ट किया जाता है जिसमें वेनेजुएला के ऊपर में एक हैवी स्ट्राइक की जाती है, जिस पर आपने कल के डेट में काफी वीडियोस भी देखे होंगे। और यूएस की इस ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व में यूएस के जो प्रेसिडेंट है ट्रम्प, इसके साथ जो मार्को रूबियो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, पीट हेगसेथ जो मिनिस्ट्री ऑफ वॉर हैंडल करते हैं, ये भी इस ऑपरेशंस को लाइव व्हाइट हाउस से देख रहे थे। और इसकी इमेज रिलीज की गई है कल ही के डेट में 11:39 में ट्विटर में। और ऐसा नहीं कि यूएस की तरफ से पहली बार वेनेजुएला के अगेंस्ट में ऐसा एक्शन लिया गया है। इसके पहले भी आपने देखा होगा 1989 की हम बात कर रहे हैं जब मैनुअल नोरेगा इसे यूएस फोर्सेस की तरफ से कैप्चर किया जाता है और उस टाइम यूएस की तरफ से एक फुल स्केल इन्वेजन ऑफ पनामा लॉन्च किया जाता है जनरल मैनुअल नोरेगा को रिमूव करने के लिए। वैसे निकोलस मदुरो को कैप्चर करने के बाद में ये जो इंसिडेंट्स है इसे मैनुअल नोरेगा और सद्दाम हुसैन से भी लिंक करके देखा जा रहा है। यहाँ पे यूएस की तरफ से कहा गया कि जो नोरेगा है इनके ऊपर में काफी करप्शन के चार्जेस है, ड्रग ट्रैफिकिंग में ये इन्वॉल्व है, चुनाव में धांधलीबाजी यहाँ पर की गई है और इससे यूएस सिटीजन्स को खतरा है। और 1989 के टाइम में ये वेनेजुएला के एक डी फैक्टो रूलर थे। लेकिन निकोलस मदुरो को अरेस्ट करने के पीछे रीजन ये बताया गया खासकर अटॉर्नी जनरल पामेला बोंडी की तरफ से कि जब निकोलस मदुरो और इनकी वाइफ को कैप्चर किया गया तो इनके ऊपर में चार्जेस यहाँ पर नार्को टेररिज्म कॉन्स्पिरेसी से लेकर जो कोकेन इंपोर्टेशंस है, पजेशन ऑफ मशीन गन्स एंड डिस्ट्रक्टिव डिवाइस, इसके साथ साथ कॉन्स्पिरेसी टू पजेस मशीन गन्स एंड डिस्ट्रक्टिव डिवाइस अगेंस्ट द यूएस, इन चार्जेस के साथ में इन्हें यहाँ पर अरेस्ट किया गया। बाकी नीचे यहाँ पर तारीफ की गई है यूएस और यूएस आर्म्ड फोर्सेस की। खैर, इस अरेस्ट के बाद में वेनेजुएला में आज के टाइम में एक पॉलिटिकल वैक्यूम देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसके बाद ये कहा जा रहा था कि वेनेजुएला के जो वाइस प्रेसिडेंट है ये वहां के नेक्स्ट प्रेसिडेंट बन सकते हैं। लेकिन ट्रम्प ने ये क्लियर कह दिया कि यूएस विल रन वेनेजुएला अंटिल सेफ ट्रांजिशन कैन टेक प्लेस। जब तक यूएस को ये नहीं लगता है कि जो पावर ट्रांजिशन है ये सही हाथों में किया जा रहा है, तब तक यूएस वेनेजुएला से जाने वाला नहीं है। और वेनेजुएला को रन करने के लिए ट्रम्प ने यहाँ पर यह भी कहा कि जो मार्को रूबियो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, पीट हेगसेथ और केन,
ये तीनों मिलकर वेनेजुएला को रन करेंगे। खैर, इसको लेकर वेनेजुएला की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया? वेनेजुएला ने पहले यहाँ पर जो निकोलस मदुरो के ऊपर जो चार्जेस लगाए थे, इसे पहले स्ट्रांगली यहाँ पर रिजेक्ट किया और यूएस के स्ट्राइक को यहाँ पे एक मिलिट्री अग्रेशन बताया गया, जिससे वेनेजुएला की जो सॉवरेनिटी है ये वायलेट होती है। इवन यहाँ पर निकोलस मदुरो को लेकर भी प्रूफ ऑफ लाइफ की यहाँ पर डिमांड की गई कि ये जिंदा भी है या फिर इनकी मृत्यु हो चुकी है। और कहीं न कहीं आज के टाइम में जो पूरा वर्ल्ड है ये यूएस के इस स्टेप्स के निंदा कर रहा है, जो यूएन चार्टर के आर्टिकल 2 क्लॉज 4 का एक वायलेशन है, जिसमें बेसिकली ये कहा गया है कि अगर किसी देश के अगेंस्ट में फोर्स का यूज करना है तो इससे पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स की अप्रूवल की यहाँ पर नीड होगी, जो यूएस ने यहाँ पर लिया नहीं। इतना ही नहीं, अगर यूएस की बात करें तो यूएस में भी वहां की जो कांग्रेस है, मीन्स वहां की जो पार्लियामेंट है, उनकी अप्रूवल की यहाँ पर नीड होती है, वो भी यहाँ पर यूएस ने लिया नहीं। यहाँ तक कि रसिया और चाइना दोनों ने यहाँ पर एक स्वर में कहा कि यूएस का ये जो स्टेप है कि ये अनएक्सेप्टेबल वायलेंस है। इवन कि मॉस्को ने इसे अलार्मिंग भी बताया। वहीं यूरोपियन यूनियन की जो सेक्रेटरी है काजा कलास, इन्होंने इस इंसिडेंस के बाद में यूएस के मार्को रूबियो से बात की। इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि हमने मार्को रूबियो से बात की है और ईयू जो है ये वेनेजुएला में जो आज के टाइम में सिचुएशंस है इसे क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर निकोलस मदुरो को लेकर भी ये कहा गया कि निकोलस मदुरो के पास में लैक ऑफ लेजिटिमेसी थी वेनेजुएला में। खैर, इस लाइन को यहाँ पर कवर करने के लिए नीचे यहाँ पर ये लिखा गया कि अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड द यूएन चार्टर मस्ट बी रेस्पेक्टेड। इवन की डेमोक्रेटिक पार्टी यहाँ पर यह मानना है कि ट्रंप एप्स्टीन फाइल्स से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वेनेजुएला के ऊपर में अटैक किया और उनके लीडर्स को यहाँ पर कैप्चर किया है। और आज से करीब करीब 2 वीक पहले ही चाइना की तरफ से यूएस को कंडेम किया गया था, जब यूएस ने वेनेजुएला को ब्लॉक किया था। और चाइना ने यहाँ पर यह कहा कि एक न्यू एरा ऑफ गन बोट डिप्लोमेसी है, जिसे आप गन बोट डिप्लोमेसी 2.0 भी कह सकते हैं। गन बोट डिप्लोमेसी बेसिकली 1853-54 के टाइम में ऐसी टर्म को यूज किया जाता था, जिसका लिटरल मीनिंग यहाँ पर यह है कि अपने नेवल माइट को, अपने नेवल पावर को आप प्रोजेक्ट करते हैं छोटे कंट्री के अगेंस्ट में, मींस विदाउट कॉन्फ्लिक्ट आप कोडिशंस का यूज करते हैं। डिप्लोमेटिक प्रेशर क्रिएट की जाती है पावरफुल नेवीज के जरिए। और पहली बार जापान में 1853-54 के टाइम में यूएस ने ब्लैक शिप्स के जरिए जापान में जाकर यह कहा कि आप अपने ट्रेड को ओपन कीजिए और एक ट्रीटी हमारे साथ कीजिए। और ये पहली बार था जब जापान को मजबूर किया गया ट्रेड को ओपन करने के लिए। तो जो आज के टाइम में जो ट्रम्प कर रहे हैं टैरिफ इंपोज करके, ये एक तरह का गनबोट डिप्लोमेसी की तरह ही है। और इसके बाद में यूके के तरफ से इवन कि 1903 के टाइम में बिग स्टिक पॉलिसी के तहत में गनबोट डिप्लोमेसी का यूज किया जाता है। खैर, ट्रम्प के इस स्टेप से रशिया के लिए और चाइना के लिए, दोनों के लिए जो डोर है वो अब ओपन हो चुके हैं। खासकर रशिया की बात करें तो रशिया के पास में आज के टाइम में जो यूक्रेन का लुहांस से लेकर जो दोनेत्स्क, ज़ेपोरिज़िया और जो क्रीमिया है, ये तो 2014 के टाइम से ही इनके पास में है। तो रिसेंटली रशिया को लेकर यहाँ पे ये कहा गया कि जो रशिया है ये 2025 के टाइम में यूक्रेन का 5600 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है ये कैप्चर कर लिया था। ये ओनली हम पिछले साल की बात कर रहे हैं। तो ट्रम्प की इस स्टेप के बाद में रशिया कहीं न कहीं यूक्रेन को कैप्चर करके भी इसे जस्टिफाई कर सकता है। और रही बात चाइना की, तो चाइना आज के टाइम में ताइवान के आसपास में मिलिट्री ड्रिल कंडक्ट कर रहा है, जहां पर ताइवान की तरफ से यह भी कहा गया, जिसमें ताइवान ने रिसेंटली ये भी कहा कि हमने 4 चाइनीज एयरक्राफ्ट और 6 नेवल वेसल्स ये ताइवान के टेरिटरी के आसपास में देखी गई है। लेकिन हिपोक्रेसी देखिए, यूएस यहाँ पर चाइना को ये कहता है कि जो चाइना यहाँ पर ताइवान के आसपास में जो ड्रिल कर रहा है ये अननेसेसरली टेंशन को रेज कर सकता है। और ये बातें यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है। लेकिन कहीं न कहीं ताइवान भी वेनेजुएला के डेवलपमेंट को इंटेंसिवली ट्रैक कर रहा है। ये बातें ग्लोबल टाइम्स लिख रहा है कि जो ताइवान की जो रीजनल मीडिया है ये वेनेजुएला के डेवलपमेंट को इंटेंसिवली यहाँ पर ट्रैक कर रहा है कि कैसे यहाँ पर यूएस के जो मिलिट्री एक्शंस वो की गई है, कैसे यहाँ पर जो मदुरो है इन्हें यहाँ पर कैप्चर किया गया है। वैसे ऐसे आर्टिकल ग्लोबल टाइम्स इसलिए भी पब्लिश करता है क्योंकि ताइवान को यहाँ पर एक डेटरेंस क्रिएट किया जा सके, क्योंकि चाइना एक लंबे टाइम से ताइवान को कैप्चर करने के बारे में सोच रहा है। इवन की काफी रिपोर्ट्स भी पब्लिश हो चुके हैं कि 2027 तक में जब चाइनीज PLA के 100 ईयर्स पूरे हो जाएंगे तब चाइना ताइवान को इन्वेड कर सकता है। लेकिन ये भी काफी रिपोर्ट्स यही बताते हैं कि 2027 से पहले तक में चाइना इसे इन्वेड कर सकता है। लेकिन ट्रम्प की इस स्टेप के बाद में चाइना के लिए भी जो द्वार है अब ये खुल चुके हैं। वैसे एक्सपर्ट्स यहाँ पे ये भी मानते हैं कि जो चाइना है बिना फाइट किए ताइवान को चाइना में मर्ज कर लेगा। इवन कि चाइना ने इसके लिए अपने 15th 5 ईयर प्लान में यानी कि 2026 से लेकर 30 तक में इस प्लान को भी शामिल किया है।
जिसमें यह कहा जा रहा है कि चाइना अपने इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को यहाँ पर बढ़ाएगा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर जो टेक्नोलॉजी है इस पर काम करने वाला है। और जब एक टाइम में पूरी दुनिया जब चाइना की इकोनॉमी का लोहा मानेगा, उस टाइम ताइवान को विवश किया जा सकता है। इवन की जो चाइना है ये ताइवान रिकवरी डे जैसे जो आइडियाज है इसे प्रमोट करता है, और मिलिट्री डील करना ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है जिसमें ताइवान मजबूरन चाइना की तरफ से डेटरेंस को देखते हुए ये चाइना में मर्ज हो जाए। इवन की इंटरनेशनल आइसोलेशन इसका भी यहाँ पर हेल्प लेने वाला है चाइना। लेकिन ट्रम्प के इस स्टेप के बाद में कहीं ना कहीं ये भारत के लिए भी सिग्नल है, क्योंकि यूएस अगर वेनेजुएला के ऊपर में स्ट्राइक करता है, उनके लीडर को कैप्चर करता है सिर्फ ये कहकर कि निकोलस मदुरो के पास में लैक ऑफ लेजिटिमेसी है, तो अगर इंडिया कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, लैक ऑफ लेजिटिमेसी तो यहाँ पर भी है। 1.5 साल से ऊपर हो चुके हैं, मोहम्मद यूनुस को जबरदस्ती बांग्लादेश में बैठाया गया है, इंटरिम सरकार वो चला रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में भारत को ओनली स्ट्राइक ही नहीं, मोहम्मद यूनुस को कैप्चर करके तिहाड़ जेल में रखना चाहिए। रही बात पाकिस्तान की, तो पिछले साल इलेक्शन के टाइम में इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई पार्टी यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी, इसे बैन कर दिया गया था। इसके बावजूद भी यहाँ पर निर्दलीय से वो लड़ते हैं, यहाँ भी चुनाव में धंधलेबाजी देखी जाती है और शहबाज शरीफ यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। और हद तो तब पार होती है जब आसिम मुनीर की तरफ से 27वां संशोधन पास किया जाता है, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से लेकर सभी की जो पावर है ये आसिम मुनीर अपने आप में कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। तो अगर यूएस की माने तो भारत भी यहाँ पे स्ट्राइक कर सकता है ये कहकर कि यहाँ पर लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, पाकिस्तान में टेररिज्म की फैक्ट्री है, ये प्रमोट करता है, और शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर दोनों को यहाँ पर कैप्चर करके काला पानी की सजा दे देनी चाहिए। लेकिन ये सब कुछ हम लोग नहीं कर रहे हैं। रिसेंटली बांग्लादेश में जो कुछ हुआ इसके रिस्पॉन्स में भी भारत अपने हार्ड पावर को नहीं दिखाया। और हमें याद है कि भारत के जो एनएसए है अजीत डोभाल जी, इन्होंने आज से कुछ टाइम पहले अपने स्पीच में ये कहा था कि भारत में बहुत सारे योद्धा और सूरवीर पैदा हुए। इवन कि भारत एक टाइम में सोने की चिड़िया हुआ करता था, पूरी दुनिया के लिए विश्वगुरु था। लेकिन इसके बावजूद भी जो इन्वेडर्स है वो भारत में आक्रमण करते हैं, भारत पे रूल करते हैं। और अगर ये सब कुछ हो पाया ना तो इसके पीछे रीजन है कि भारत यहाँ पर अपने हार्ड पावर को यूज नहीं किया। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।